कांग्रेस जनता पार्टी की मांग इतनी कमजोर है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे भी दें तब भी कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि इंडिया का मेडिकल स्कैम इतना ज्यादा बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। और इसी को डिकोड करने आया हूं मैं आज। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। अकॉर्डिंग टू WHO, हर एक कंट्री के पास 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना मैंडेटरी है। लेकिन एज पर नीति आयोग ये रेशियो जब भी अप्लाई होता है जब आप लोअर मिडिल क्लास कंट्री हैं। लेकिन अगर आप डेवलप कंट्री बन जाएंगे तब आपके पास ये रेशियो एक डॉक्टर नहीं बल्कि 3 डॉक्टर 1000 लोगों के लिए होना चाहिए। आज हमारे पास 20 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं एंड एज पर गवर्नमेंट हमारे पास सफिशिएंट डॉक्टर्स हैं। लेकिन हियर इज द कैच, यहाँ पे 20 लाख डॉक्टर्स में से 13,80,000 डॉक्टर सिर्फ एलोपैथिक हैं। बाकी के डॉक्टर कौन है? बाकी के हैं आयुष डॉक्टर्स। आयुष में आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो सिर्फ अगर एलोपैथिक डॉक्टर की बात करें तो हमारे पास रियल में डॉक्टर्स कम हैं। 13,80,000 डॉक्टर को कंसिडर करें और 80% लोग भी अगर एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये रेशियो हार्डली 0.6 लेके 0.8 बनता है। इसका मतलब इंडिया में डॉक्टर्स की जरूरत तो है, और ये जरूरत जब ज्यादा और बढ़ जाएगी जब 2040 के बाद इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी। आज हमारा देश यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन एज पर डेटा 2040 के बाद हमारी यही यंग पॉपुलेशन एजिंग की ओर जाना शुरू हो जाएगी। मतलब ये लोग बूढ़े होने लग जाएंगे, जिसे मैंने इस वीडियो में अच्छे समझाया है। और इस एजिंग को कंसीडर करें तो आज हमारे पास अगर 1.4 मिलियन डॉक्टर्स हैं, मतलब 14 लाख के आसपास, तो वही एलोपैथिक डॉक्टर की संख्या हमें रिक्वायर होगी 50 लाख के आसपास। तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप तो है। अब देखते हैं कि हमारे देश में अभी डॉक्टर्स बन कितने रहे हैं। एवरी ईयर लाखों लोग नीट का पेपर देते हैं पर हार्डली 10 से 12% लोगों को ही एक मेडिकल सीट मिल पाती है। इंडिया में हर साल 1.3 लाख मेडिकल यूजी ग्रेजुएट्स निकलते हैं। ये नंबर डबल होना चाहिए था, और शायद इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है और उनकी सीट्स को भी बढ़ा रही है। अब क्योंकि फॉर्म फिल करने वाले बहुत सारे हैं और क्वालिफाइड भी काफी सारे हैं, लेकिन सीट्स तो बहुत ही कम लोगों को मिल पाती, और इसी डिमांड और सप्लाई का फायदा उठाता है मेडिकल माफिया। सबसे पहले आप फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम देकर आते हैं और वो हो जाता है पेपर कैंसिल, क्योंकि वो पेपर लाखों रुपए में व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूनिवर्सिटी पे बिक रहा है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से दिल्ली में आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब अगर ये लीक रुक भी जाए तब शुरू होता है आपका स्कैम नंबर 2। नीट का रिजल्ट होने के बाद ऑल इंडिया रैंक्स डिसाइड होती हैं और जो टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं उनको उनके रेस्पेक्टिव चॉइसेस के हिसाब से सीट्स एलोकेट कर दी जाती हैं उनके कॉलेजेस में, और इन्हीं टॉप रैंक होल्डर्स को अप्रोच करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले। अब कायदे से जो 1,30,000 सीट्स हैं उन सारी सीट्स में प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट सारे कॉलेजेस आते हैं। इसका मतलब ये हुआ जब काउंसलिंग शुरू होती है नीट की तो वो सारी सीट्स को इक्वल वेटेज के हिसाब से एलोकेट किया जाता है। अब जब सारी सीट्स एलोकेट कर दी गई हैं तो फिर स्कैम कैसे हो गया? क्योंकि जब डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी कम तो 3 राउंड में सारी सीट्स फुल हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं। इस हाई डिमांड के बाद भी इन सीट्स को बचाया जाता है, और वो कैसे मैं बताता हूँ। ये करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, टॉप रैंक होल्डर्स को अप्रोच किया जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी द्वारा। उनसे बोला जाता है कि एक और सीट के लिए आप अप्लाई करो हमारे कॉलेज में, और उस सीट को आप होल्ड करके रखो जब तक 3rd राउंड कंप्लीट ना हो जाए। और 3rd राउंड जैसे कंप्लीट होता है तो बची हुई सीट्स को अगर छोड़ दिया जाए किसी कैंडिडेट द्वारा तो वो चलाता है स्ट्रे वैकेंसी। और स्ट्रे वैकेंसी का मतलब ये है कि ये वो सीट्स हैं जो 3 राउंड में भी फिल नहीं की जा चुकी थी। और स्ट्रे वैकेंसी जब शुरू होती है तो वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफी कम हो जाता है और जो यूनिवर्सिटी है उसका इंटरवेंशन, और इन बची हुई सीट्स को बेचा जाता है करोड़ों में। नंबर 2, देखो इंडिया में जो टोटल मेडिकल सीट्स है उनमें से कुछ सीट्स को एलोकेट किया जाता है एनआरआईज को, और कायदे से ये सीट्स को एनआरआई द्वारा ही भरा जाता है। बट कोशिश की जाती है कि ये 3 राउंड तक कैसे भी फिल ना हो, और फिर इन्हीं सीट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉर्मल कोटा में, और अगेन सेम रेट सप्लाई हो जाती है 1 करोड़ यूजी के लिए और 3 करोड़ पीजी के लिए। और इसके बाद शुरू होता है स्कैम नंबर 3, फेक EWS सर्टिफिकेट। इस मेडिकल माफिया के एजेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट डेटाबेस में जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल से फेक EWS सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं, और फिर इन्हीं फेक EWS सर्टिफिकेट्स का यूज करके सीट्स को बेचा जाता है। तो जो आवाज है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए उठाई जाए। तो ये इतनी बड़ी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट अगर सिर्फ सीट्स को बढ़ा दे, नए नए कॉलेज खोल दे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। इससे सिर्फ और सिर्फ वो सीट्स और ज्यादा बिकने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बजाय इसके हमें इनके लिए सोल्यूशन चाहिए, फ्रॉम फिलिंग द एग्जाम टिल द एलोकेशन ऑफ द सीट। तो ये है भारत की मेडिकल माफिया की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में बताएं कि आपने नीट कब दिया था और कब आप पेपर लीक के शिकार बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।